परीक्षा की तारीखें पास आ रही हैं, सिलेबस इतना ज़्यादा है और समय है कि भागता ही जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरी कुछ दिनों में मतलब पूरी तैयारी को समेटा कैसे जाए। ये वो प्रेशर है जो हम सब ने कभी न कभी महसूस किया ही है। आज हम एक ऐसी तकनीक पर बात कर रहे हैं जो इसी उलझन को सुलझाने का दावा करती है। हमारे पास एक वीडियो स्क्रिप्ट है जिसका टाइटल है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, और इसका थंबनेल और टाइटल दोनों ही जोर जोर से कह रहे हैं कि यह परीक्षा की तैयारी का सबसे तेज तरीका है। तो आज का हमारा मिशन ये समझना है कि ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन आखिर है क्या, ये काम कैसे करता और क्या ये वाकई उतना असरदार है जितना दावा किया जा रहा है। तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। और ये विषय सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए ही नहीं है। मतलब देखा जाए तो ये किसी भी उस इंसान के लिए काम का है जिसे कम समय में बहुत सारी जानकारी प्रोसेस करनी है। सोचिए कोई प्रोफेशनल किसी ज़रूरी प्रेजेंटेशन की तैयारी कर रहा हो। असल में ये टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटी तय करने की एक कला है जो ज़िंदगी में हर जगह काम आती है। बिल्कुल सही कहा। तो सबसे पहले ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है क्या चीज़? स्क्रिप्ट के हिसाब से ये पढ़ने का एक ऐसा तरीका है जहां हम सब कुछ भूलकर सिर्फ सबसे ज़रूरी और ज़्यादा नंबर वाले टॉपिक्स पर ही ध्यान देते हैं। और एक बात पे ये लोग बड़ा जोर दे रहे हैं कि ये तकनीक साल भर पढ़ने के लिए नहीं है, ये तो बस परीक्षा से ठीक पहले के दिनों का एक इमरजेंसी प्लान है। हाँ, जब कम से कम मेहनत में ज़्यादा से ज़्यादा नतीजा चाहिए। और देखिए यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये तकनीक हार्डवर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क पर जोर देती है। परीक्षा के दबाव में हमारा दिमाग अक्सर एक पैनिक मोड में चला जाता है। लगता है कि सब कुछ दोबारा नहीं पढ़ा तो बस फेल हो जाएंगे। नतीजा ये होता है कि हम थक जाते हैं, घबरा जाते हैं और जो याद होता है वो भी भूलने लगते हैं। यह विधि उस घबराहट को एक सोची समझी स्ट्रैटेजी में बदल देती है। ये कहती है शांत हो जाओ, सब कुछ पढ़ना जरूरी नहीं है, आओ उन चीजों पर ध्यान दे जिनसे सच में फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ एक आइडिया नहीं है, इसका एक पूरा एक्शन प्लान भी दिया गया है। और यहीं पर यह बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। इसके लिए एक साफ साफ 5 स्टेप की प्रक्रिया बताई गई है। चलिए मान लेते हैं कि कोई छात्र है रोहन, जिसके इंजीनियरिंग के पेपर में सिर्फ 5 दिन बचे हैं। तो वो इस तकनीक का इस्तेमाल कैसे करेगा? पहला कदम बताया गया है, प्रमुख विषयों की पहचान करें। मतलब रोहन को अपनी मोटी मोटी किताबों में से सिर्फ उन चैप्टर्स को चुनना है जो या तो हर साल पूछे जाते हैं या जिनसे सबसे ज्यादा नंबर के सवाल आते हैं। हाँ, और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सिर्फ चैप्टर छांटना नहीं है, ये एक तरह का रिस्क मैनेजमेंट है। रोहन असल में उन विषयों पर दांव लगा रहा है जिनसे सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है। इसे 80-20 का नियम भी कहते हैं। मतलब 80% सवाल अक्सर 20% सिलेबस से ही आते हैं। तो इस पहले कदम का मकसद उस 20% की पहचान करना है। लेकिन इसमें एक मनोवैज्ञानिक जाल भी है। मनोवैज्ञानिक जाल वो क्या है? छात्र अक्सर उन टॉपिक्स को जरूरी मान लेते हैं जो उन्हें पहले से आते हैं, क्योंकि उन्हें सॉल्व करने में कॉन्फिडेंस महसूस होता है। अरे ये तो मुझे आता है, ये जरूरी होगा। असली चुनौती उन मुश्किल 20% को पहचानने की है जिनसे वे बचना चाहते हैं, पर शायद सवाल वहीं से आते हैं। तो जरूरी और आसान के बीच का फर्क समझना यहाँ बहुत अहम है। ये तो बहुत ही अहम बात है। ठीक है, तो मान लीजिए रोहन ने मुश्किल से ही सही पर वो 20% जरूरी टॉपिक चुन लिए। अब सवाल आता है कि उन्हें पढ़े कैसे? पूरी किताब तो दोबारा पढ़ नहीं सकता। यहीं पर दूसरा कदम यानी संक्षिप्त नोट्स बनाने की बात आती है। स्क्रिप्ट कहती है कि लंबे लंबे पैराग्राफ्स की जगह माइंड मैप, फ्लो चार्ट या बस कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल करो। और ये सीधे तौर पर याद रखने के विज्ञान से जुड़ा है। जब हम किसी चीज को सिर्फ पढ़ते हैं तो वो पैसिव लर्निंग होती है, निष्क्रिय सीखना। लेकिन जब रोहन अपने हाथ से एक माइंड मैप बनाएगा तो उसका दिमाग सिर्फ जानकारी ले नहीं रहा होगा, बल्कि उसे प्रोसेस कर रहा होगा, ऑर्गेनाइज कर रहा होगा। वो जानकारी के टुकड़ों के बीच कनेक्शन बना रहा होगा। इस प्रक्रिया से जानकारी ज्यादा समय तक याद रहती है। लेकिन एक मिनट, अगर समय पहले से ही कम है तो ये नोट्स बनाने में और समय बर्बाद नहीं होगा? क्या सीधी किताब से पढ़ना ज्यादा तेज नहीं है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है। यहाँ संक्षिप्त शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्कूल वाले लंबे लंबे नोट्स नहीं है। ये तो एक पेज पर पूरे चैप्टर का निचोड़ निकालने जैसा है। इसमें शायद 15-20 मिनट लगें, लेकिन ये अगले कुछ दिनों में रिवीजन के घंटों बचाएगा। ये शुरुआत में धीमी लगने वाली एक तेज प्रक्रिया है, कह सकते हैं। अच्छा, समझ गया। तो रोहन ने अपने जरूरी टॉपिक के छोटे छोटे नोट्स बना लिए हैं। अब तो बस उन्हें एक बार पढ़ना है और काम हो गया, है ना?
यहीं पर ज्यादातर छात्र गलती करते हैं और यही हमारा तीसरा कदम आता है, बार बार दोहराना। साइकोलॉजी में फॉरगेटिंग कर्व नाम की एक चीज होती है। हम कोई भी नई चीज सीखने के कुछ घंटों के अंदर ही उसका एक बड़ा हिस्सा भूल जाते हैं। उसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालने का एक ही तरीका है, दोहराना। लेकिन कितनी बार दोहराना? क्या इसका मतलब है कि एक ही चीज को तोते की तरह रटते रहना? इससे तो मतलब समझ तो खत्म ही हो जाएगी। बहुत अच्छा सवाल। और यहीं पर स्पेस्ड रेपिटेशन का सिद्धांत काम आता है। इसका मतलब सिर्फ रटना नहीं, बल्कि सही अंतराल पर दोहराना है। जैसे रोहन ने आज सुबह जो पढ़ा उसे शाम को एक बार देखें, फिर अगले दिन और फिर सीधे परीक्षा से एक दिन पहले। हर बार दोहराने में कम समय लगेगा, लेकिन वो जानकारी दिमाग में पक्की होती जाएगी। ये रटना नहीं है, ये जानकारी को सीमेंट करना है। ठीक है, ये समझ में आया। दोहराने से याददाश्त पक्की हो गई। अब तो रोहन को लगना चाहिए कि वो तैयार है। क्या अब भी कुछ बाकी है? बिल्कुल। अभी तक की सारी तैयारी सैद्धांतिक है। असली परीक्षा में क्या होगा, ये कैसे पता चलेगा? यहीं चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण कदम आता है, अभ्यास प्रश्न, यानी पिछले सालों के पेपर और सैंपल पेपर सॉल्व करना। ये एक तरह का रियलिटी चेक है। मुझे याद है, मैं एक विषय की थ्योरी पढ़कर बहुत कॉन्फिडेंट थी, लेकिन मैंने एक भी सवाल हल करके नहीं देखा, और परीक्षा हॉल में जब सवाल थोड़ा घुमाकर पूछा गया तो मैं पूरी तरह ब्लैंक हो गई। मतलब ये निष्क्रिय सीखने की जगह सक्रिय सीखने पर जोर देता है। एकदम सही। जब तक आप जानकारी का इस्तेमाल नहीं करते, तब तक आपको पता ही नहीं चलता कि आप उसे समझे भी हैं या नहीं। ये एक कुकबुक पढ़ना और असल में खाना बनाने जैसा है। रेसिपी पढ़ना आसान है, पर जब आप असल में उसे बनाते हैं तब पता चलता है कि नमक कितना डालना है और आंच कितनी रखनी है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको बताते हैं कि आपकी तैयारी में कहाँ कमी है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। तो अब हम आखिरी 5वें कदम पर आते हैं, समय प्रबंधन। यहाँ एक दिलचस्प बात कही गई है कि कमजोर एरिया पर ज्यादा समय दो, लेकिन मजबूत एरिया को भी दोहराओ, उन्हें पूरी तरह छोड़ो मत। ये थोड़ा अजीब नहीं है? जो आता है उस पर समय क्यों लगाना? ये अति आत्मविश्वास से बचाने का तरीका है। अक्सर हम अपने मजबूत विषयों को लेकर इतने निश्चिंत हो जाते हैं कि परीक्षा के दिन उनमें सिली मिस्टेक्स कर बैठते हैं और आसान नंबर गंवा देते हैं। यह तरीका एक बैलेंस्ड अप्रोच अपनाता है। यह कहता है कि अपनी कमजोरियों को सुधारो, लेकिन अपनी ताकत को भी नजरअंदाज मत करो। तो इन सब का असल में मतलब क्या है? इस पूरी मेहनत का नतीजा क्या है? स्क्रिप्ट में इस प्रक्रिया के कुछ सीधे फायदे बताए गए हैं। पहला, ये समय बचाता है। दूसरा, याद रखने की क्षमता बढ़ाता है। तीसरा, ज्यादा अंक लाने में मदद करता है। और चौथा, यह पूरे आत्मविश्वास के साथ परीक्षा के लिए तैयार रखता है। और ये फायदे कोई जादू नहीं है, ये उसी प्रक्रिया के लॉजिकल परिणाम हैं। समय इसलिए बचता है क्योंकि पहला कदम ही फिल्टर करना है। ज्यादा अंक इसलिए आते हैं क्योंकि ध्यान हाई स्कोरिंग विषयों पर है। और आत्मविश्वास वो चौथे कदम यानी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हल करने से आता है। जब रोहन पिछले साल के पेपर हल कर पाता है तो उसे यकीन हो जाता है कि उसकी तैयारी सही दिशा में है। यह डर को तैयारी में बदल देता है। वीडियो का अंतिम संदेश भी बहुत सीधा और प्रेरक है। ये कहता है, इस विधि का रोज पालन करें, निरंतर बने रहें और सफलता जरूर मिलेगी। हाँ, लेकिन इस पूरी चमकदार तस्वीर का एक अंधेरा पहलू भी है, या यूं कहें कि कुछ शर्तें हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अच्छा, जैसे कि? जरूरी समझ लिया जो असल में उतने जरूरी नहीं थे, तो उसकी सारी मेहनत गलत दिशा में चली जाएगी। पूरी स्ट्रैटेजी की नींव ही कमजोर पड़ जाएगी। दूसरा, ये तकनीक गहरी और मौलिक समझ के लिए नहीं है। ये परीक्षा पास करने का एक हैक है। अगर कोई विषय रचनात्मक है, जैसे साहित्य या डिजाइन, जहाँ गहराई से सोचना जरूरी है, तो ये तकनीक शायद उतनी कारगर न हो। मतलब ये एक तरह की दो-धारी तलवार है। अगर सही से इस्तेमाल किया तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन एक गलती और ये उल्टा असर भी कर सकती है। ये बिल्कुल, ये एक सर्जिकल चाकू की तरह है। एक सर्जन के हाथ में ये जीवन बचाता है, पर एक आम आदमी के हाथ में ये खतरनाक हो सकता है। ये तकनीक उन छात्रों के लिए है जो पहले से थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं और अब बस अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना चाहते हैं। किसी ऐसे के लिए जो जीरो से शुरू कर रहा है, ये शायद उतना प्रभावी न हो। तो आज की हमारी चर्चा का सार ये है कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक रणनीतिक और फोकस्ड अप्रोच है।
जो खास तौर पर परीक्षा से ठीक पहले की भगदड़ के लिए बनाया गया है। ये सब कुछ पढ़ने की अंधी दौड़ के बजाय सबसे जरूरी चीजों पर अपनी ऊर्जा लगाने के बारे में है। एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन इसे सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। ये सब बहुत व्यवहारिक लगता है, लेकिन ये मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। स्रोत हमें बताता है कि प्रमुख और उच्च स्कोरिंग विषयों की पहचान करनी है, पर सवाल ये है कि कोई ये पहचान कैसे करे? क्या सिर्फ पिछले 10 साल के प्रश्नपत्र देखना ही काफी है, या इसके लिए अनुभवी शिक्षकों या सीनियर्स के गाइडेंस की जरूरत होती है? किसी विषय का कौन सा हिस्सा हाई स्कोरिंग है, ये तय करने का सबसे भरोसेमंद और सटीक तरीका क्या हो सकता है? क्योंकि सही दिशा में पहला कदम उठाना ही आधी लड़ाई जीतने जैसा है ना।